प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू थी, Q1 एक आवेश था, Q2 दूसरा आवेश था, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी। वहां बताया गया था आपको, यदि आपके पास जो आवेश सजातीय होते हैं तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो किसका होता है? वो होता है प्रतिकर्षण का। यदि आवेश आपके पास विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो होता है आकर्षण का। तो अब देखते हैं इसका सदिश रूप क्या है। ये हमारे पास है तीन अक्ष। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष। ये हमारे पास वाई अक्ष है और ये हमारे पास जेड अक्ष है। जहां पे ये काट जाते हैं ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है? O। अच्छा, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। दोनों धनात्मक हैं। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, और ये आवेश हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास आवेश कौन सा है? Q2 है। मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q1 का जो स्थित सदिश है वो हमारे पास है वेक्टर R1, और आवेश Q2 का जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश है वो हमारे पास है वेक्टर R2। अब यहां बात आती है डायरेक्शन की। अब हम देखते हैं, अगर आवेश Q1 और Q2 को इस तरीके से मिला दिया गया, ये इससे मिला दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बल, दोनों आवेश कैसे हैं? दोनों आवेश हमारे पास हैं सजातीय धनात्मक है, तो इन पर बल कौन सा कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का। मतलब दोनों आवेश क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो एक तो बल हमारे पास यूं चला जाएगा और एक बल हमारे पास यूं चला जाएगा, इसी रेखा के अनुदिश। अब आवेश Q1 पर लगने वाले बल को हम क्या लिखेंगे? आवेश Q1 पर जो बल लग रहा है वो आवेश Q2 के कारण लग रहा है, तो हम इसको लिख देंगे F12। मतलब आवेश Q1 पर लगने वाला बल लग किसके कारण रहा है? लग रहा है आवेश Q2 के कारण लग रहा है। ठीक, इस पर क्या होगा? इस पर आवेश Q2 पर बल लग रहा है, लेकिन किसके कारण लग रहा है? आवेश Q1 के कारण लग रहा है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा F21। बल की दिशा हो गई। अगर आवेश Q2 पर बल लगेगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर आवेश Q1 पर बल लगेगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अब इनके बीच की ये दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन के लिए मतलब पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास R1 R2 रहे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं तो इस तरफ से इस तरफ
Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ हमारे पास जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास हो जाएगा, ये देखो ये, तो हमारे पास ये रहेगा R21। R21 जो प्रारंभिक होता है वो पहले लिखा जाता है, जो अंतिम होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो कितना हो गया हमारे पास R21 हो गया। अगर हम डायरेक्शन ये वाली देखें, ये, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Q1 से किस तरफ जा रहे हैं, Q2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा R12। तो आप समझ गए होंगे हमारे पास तीन अक्ष है, हमारे पास एक्स वाई जेड, और मूलबिंदु हमारे पास कौन सा O है, और दो आवेश Q1 और Q2 जो कैसे हैं, धनात्मक है। इनका मूलबिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश कितने कितने हैं, Q1 का जो मूलबिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश है हमारे पास वेक्टर R1 है, और Q2 का हमारे पास कितना है, R2 है। आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण जो लगने वाला बल है वो कितना है, F12, और आवेश Q2 पर जो Q1 के कारण लगने वाला बल है वो हमारे पास कितना, F21। अच्छा, जब बल इस डायरेक्शन में, तो इस समय हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा मतलब विस्थापन सदिश होगा कितना होगा, R21, क्योंकि चले हम कहां से थे, Q2 से चले थे, Q1 की तरफ जा रहे थे, तो हमारे पास क्या रहेगा, R21। और इधर इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, Q1 से चले थे, हम किस तरफ जा रहे हैं, Q2 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, R12 रहेगा। चलो लिखते हैं, माना तो आवेश Q1 और Q2 जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर R1 था, वेक्टर R2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। अच्छा, और हमारे पास विस्थापन सदिश हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वेक्टर R21 और वेक्टर R12। आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल, तो हमारे पास क्या रहेगा, F12 वेक्टर। जब हम सदिश रूप लेके आए हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब जो डायरेक्शन चाहिए, जो हमारे पास दूरी चाहिए, क्या चाहिए, विस्थापन, मतलब इसी डायरेक्शन में चाहिए, क्या रहेगा हमारे पास, R21 का स्क्वायर। सदिश का वर्ग क्या होता है, उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, तो हम इसको लिख देंगे R21 का स्क्वायर। लेकिन इसमें सदिश कहां से आया, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वेक्टर R21 के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यूनिट वेक्टर का गुणा हो जाता है तो उसमें क्या होती है, दिशा जुड़ जाती है, तो हम इसको यूं लिख देंगे इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, जिसका परिमाण एकांक होता है, मतलब एक मात्रा होता है, क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है या फिर यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो इस
तो ये निकाला कैसे जाता है इसको देखिएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा कि यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। तो ये रहा आपका आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। और समझ गए आप इसमें जी हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर R21 है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास R21 कैसे निकलेगा, R21 निकलेगा वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। अब निकालेंगे आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल। आवेश Q2 पर आवेश के कारण लगने वाला बल। तो हमारे पास कितना हो जाएगा आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल कितना रहेगा F21 और इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास कितना R12। तो हमारे पास कितना हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के स्थान पर कितना हो जाएगा R12 का स्क्वायर और यहाँ पे किसका गुणा हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जहां पे हमारे पास क्या रहेगा यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12। तो ये रहा हमारे पास आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाले बल का सूत्र। तो आप समझ गए होंगे हमारे पास F21 और F12। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।